अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। डिफरेंस बताना है बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में, और दोनों की 3 एग्जाम्पल्स देनी है। तो बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में हमने पहले डिफरेंस बताना है। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंस के लिए आएगा तो आप डिफरेंस इसी तरह से दरमियान में लाइन लगा के दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सके वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सके, वो कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद एग्जांपल बेस क्वांटिटीज़ की। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उन्होंने 3 एग्जांपल्स पूछी थी तो वो लिख दी। ये हो गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास 1.3 क्वेश्चन है, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। बेस यूनिट्स हमने बताने हैं, ये जो जितने भी यूनिट्स लिखे हुए हैं इनमें से हमने बताना है कि इनमें से बेस यूनिट कौन कौन से हैं। तो बेस यूनिट्स कौन से होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो कहलाते हैं बेस यूनिट्स। जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्स, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कोलम्ब एंड वॉट, ये दिए हुए हैं। इनमें से हमने बताना है कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें से बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं? किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन आर बेस यूनिट्स। ये जो यूनिट्स हैं ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.4, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये जो उन्होंने 4 क्वांटिटीज़ दिया हुआ है इनको एक्सप्रेस करना है बेस क्वांटिटीज़ में, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क। अब हम देखेंगे इनको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला स्पीड, इसको एक्सप्रेस करना है बेस क्वांटिटीज़ में, और स्पीड का हमारे पास फार्मूला है v = डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो लेंथ होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हमने जैसे लेंथ फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है? लेंथ। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, स्पीड को लिख सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें अब ये हमने देखा कि लेंथ जो है अभी बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन में, कि लेंथ और टाइम दोनों ही क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो वेलोसिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम। तो ये जो स्पीड है हमारे पास ये किससे ड्राइव हुई है? लेंथ और टाइम से। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। हमने देखना है कि वॉल्यूम में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और जब ये क्यूब हो तो हमारे पास ब्रेथ, हाइट, ये तीनों क्या चीज़ें हैं? ये लेंथ ही है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम में कौन कौन सी ड्राइव किससे हो रहा है? लेंथ से। और लेंथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी। उसके बाद फोर्स, हमने देखना है कि फोर्स किन किन बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो रहा है। फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ma। मास और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मास मल्टीप्लाई, अब वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जो हमने पहले भी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और ये टाइम हमारे पास पहले से मौजूद था, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? लेंथ। तो मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई टाइम। अब इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इंक्लूड हो रही है? मास, लेंथ और टाइम। तो फोर्स हमारे पास किससे ड्राइव्ड हो रहा है? फोर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद हमने देखना है वर्क। इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं? वर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मास मल्टीप्लाई, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अपने पीछे भी पढ़ा फोर्स का फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये एज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने देखा मास मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम।
वेलोसिटी को हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये टाइम आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज़ पहले भी था, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ आ गया। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से बेस क्वांटिटीज़ हैं? मैस, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके इक्वल लेंथ ही है, मैस, लेंथ और टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं जिससे वर्क ड्राइव्ड हो रहा है। वर्क इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मैस, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5 है, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। अपनी एज जो है हमने वो सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट माई एज इज़ 15 ईयर्स। आप अपनी एज लेट कर लेंगे 15 ईयर्स। फिर हमने देखा है 1 ईयर में कितने डेज़ हैं, 365 डेज़ होते हैं 1 ईयर में, और फिर हर एक दिन में आपके पास आवर्स कितने होते हैं, 24, और 1 आवर में हमारे पास मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में हमारे पास सेकंड होते हैं 60। तो हमने इनको किस में एज को कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो सबसे पहले ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारी एज क्या बन जाएगी, माई एज इन सेकंड्स 15 ईयर्स आपकी एज थी, और ईयर में आपके कितने डेज़ थे, 365 डेज़, और 1 डे में कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स, और 1 आवर में आपके 60 मिनट्स हैं, और 1 मिनट्स में आपके 60 सेकंड्स हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आपकी एज हो जाएगी इन सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। हमने देखना है कि एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो साइंस में उनका डेवलपमेंट में क्या रोल है। SI units have played an important role in the development of science and technology। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि साइंस डेवलपमेंट ऑफ साइंस से पहले आपके पास जो है वो डिफरेंट यूनिट्स थे, तो हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। उसके लिए क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजर्स पे पेरिस में हुई 1960 में, जिसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो अडॉप्ट किया गया पूरी वर्ल्ड वाइड के लिए। एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो पेश किया गया, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास 1.7 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, तो जब हमने वर्नियर कैलिपर वाला ये टॉपिक पढ़ा था, हमने देखा था लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन उसमें पढ़ी थी, और उसमें बताया गया था आपको कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ही वर्नियर कांस्टेंट होता है। तो इसमें मीन्स वर्नियर कांस्टेंट की जगह पे आप किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या थी, द डिफरेंस बिटवीन द 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल डिवीजन पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वो डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन और मेन स्केल, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जितनी भी वर्नियर स्केल की थी उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन हमने तब देखा था वर्नियर कैलिपर का टॉपिक पढ़ते हुए कि मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या थी, 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी थी, 10। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर। ये क्या है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। नेक्स्ट 1.8 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर क्या होता है, error in an instrument due to uniformly or wrongly marked graduations due to which a measurement taken by it is greater or less than the actual measurement is called zero error। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूनिफॉर्म या रॉन्गली मार्क ग्रेजुएशंस की वजह से मेजरमेंट्स या तो ज़्यादा आएंगी आपकी या कम आएंगी, वो जो एरर होगा आपका वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो एरर। जिस तरह से हमने जब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ा, उन दोनों में हमने चेक किया था पहले कि वर्नियर कैलिपर में कोई एरर तो नहीं है। किस तरह से हमने चेक किया था, वर्नियर कैलिपर के जहाज़ को क्लोज़ किया, देखा कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है, इट मीन्स कि उसमें ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर उसमें वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेफ़्ट पे जा रहा है या राइट पे जा रहा है, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट ना आए या ग्रेटर आए या लेस आए, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ज़ीरो एरर।
नेक्स्ट हमारे पास 1.9 क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर में नेसेसरी क्यों है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर क्यों नेसेसरी है। इसके लिए हम देखेंगे, अगर किसी भी हमने देखा कि ज़ीरो एरर क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट ना आए, वो क्या कहलाता है हमारे पास ज़ीरो एरर। अब इसमें ज़ीरो एरर जो है वो नेसेसरी क्यों है, इसका देखेंगे हम। इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ ज़ीरो एरर रीडिंग्स टेकन बाय इट विल नॉट बी करेक्ट। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होगा तो आपकी रीडिंग्स जो हैं वो करेक्ट नहीं आएंगी। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द करेक्शन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो इसके यहाँ पे लाजमी होगा कि हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट्स आएँ। और ये जो हम करेक्शन करेंगे, ये करेक्शन क्या कहलाएगी, ज़ीरो करेक्शन। जैसे कि अगर हमने वर्नियर कैलिपर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हमारा ज़ीरो एरर जो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे जा रहा हो तो हमारा ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव होगा। जब ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो हमारी ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। मीन्स हम जब उसकी रीडिंग्स ले लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें से हम अपने ज़ीरो एरर को नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, ज़ीरो करेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.10 है, व्हाट इज़ अ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। हमने पहले डेफिनेशन बतानी है स्टॉप वॉच की, स्टॉप वॉच क्या होती है, उसके बाद हमने बताना है कि लेबॉर्ट्रीज़ में जो हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। अब हम देखेंगे स्टॉप वॉच क्या है, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। पहले इसका आंसर देखें। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच क्या है, हमारे पास किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का स्मॉल टाइम इंटरवल मेजर करना हो तो हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। हमने मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो हम अपनी लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेकेंड। और डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड। क्वेश्चन में आपसे लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच पूछा गया है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो आपका लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट 1.11 क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो हम स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। अब हम इसका आंसर देखेंगे। वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट एंड एरर फ्री मेजरमेंट्स। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम जितना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करेंगे हमारी मेजरमेंट्स की जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी और इसमें एरर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। जितना हमारे पास इंटरवल स्मॉल होता जाएगा हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएगी और उसमें एरर होने के चांसेस भी नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो मेजर कर सकें, और वो हम किससे मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास 1.12 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या मतलब है, ये हमने पीछे भी चैप्टर के में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। अब दोबारा देखते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या डेफिनेशन है, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारी किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होती हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी हमारी मेजरमेंट्स आएंगी उसमें जितने भी उसके एक्यूरेटली नॉन डिजिट होंगे और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हमारे पास 1.13 क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। हमने प्रिसीजन का रिलेशन बताना है कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेट करता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है ग्रेटर एक्यूरेसी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स से इसका क्या रिलेशन है ये डिस्कस करेंगे हम, और किस तरह से ये रिलेट करता है प्रिसीजन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका आंसर देखेंगे हम, प्रिसीजन इज़ रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। प्रिसीजन जो है वो रिलेट करता है सिग्निफिकेंट फिगर से किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में। किस तरह से, जैसे जैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारी वो इंक्रीज़ होती जाएंगी तो प्रिसीजन भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी कैसे इंक्रीज़ होंगी,
बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी इंक्रीज। जितना ज़्यादा हम बेहतर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और जब हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब है हमारी प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा होगी, मीन्स हमें ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा। दस अ क्वान्टिटी हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल मोर एक्यूरेट। तो इसका मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके ज़्यादा होंगे उसका आंसर हमारे पास वो क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। तो प्रिसीजन किस तरह से रिलेट कर रही है, डायरेक्टली रिलेट कर रही है कि आपके जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे आपकी प्रिसीजन भी ग्रेटर होती जाएगी, आपको मोर एक्यूरेट जो रीडिंग है वो मिलेगी। तो ये था प्रिसीजन किस तरह से रिलेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर से। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे स्कूल से अवेलेबल होंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट किए विद शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।